एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्लस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सितंबर माह के बेस्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस क्वेश्चंस का पार्ट 1। फ्रेंड्स, अगर आप लोग आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ मेंस की तैयारी कर रहे हैं और आपको एक अच्छे टेस्ट सीरीज की जरूरत है तो आप इसे फ्री में ले सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमें कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपको टेस्ट सीरीज क्यों चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे ही वीडियो पर 200 लाइक्स का टारगेट पूरा हो जाएगा मैं विनर का नाम अनाउंस कर दूंगी। और इस टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। इसके लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारा अगस्त माह का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वीडियो का पार्ट 2 नहीं देखा है तो इसको आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग क्या होता है? ये बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो होती है ये किसी भी स्टेट में, जैसे कोई भी राज्य में बिजनेस करना कितना आसान है या उस राज्य में बिजनेस करने की जो टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसीज है वो कितना इजी है, इसको शो करता है। और जिसमें ज्यादा इजी होता है बिजनेस करना वो रैंक 1 पे होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। रैंक 1 पे है, जो पहले स्थान पर है वो है आंध्र प्रदेश राज्य। आंध्र प्रदेश की रैंक है 1 और सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश और थर्ड पे है तेलंगाना, फोर्थ पे है मध्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है, भारत सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर है आंध्र प्रदेश। जैसा इस पिक्चर में आपको शो हो रहा है, सारे जो टॉप 10 रैंक्स वाले स्टेट है उनके यहाँ पे नाम मेंशन है, आप लोग इसको जरूर से देख लीजिएगा। नंबर 1 पे है आंध्र प्रदेश और नंबर 10 पे है गुजरात। और अगर हम यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो यूनियन टेरिटरीज में जो पहले स्थान पर है वो है दिल्ली और ओवरऑल रैंकिंग में दिल्ली है 12वें स्थान पर और यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली है 12वें स्थान पर। इस रैंकिंग में सबसे नीचे जो स्टेट है, सबसे नीचे यानी 36वें स्थान पर वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा सबसे नीचे है और आंध्र प्रदेश सबसे ऊपर है। बिहार का इसमें 26वां स्थान है। इस पिक्चर में आपको सारे जो स्टेट हैं इंडिया के, उन सारे स्टेट की रैंकिंग शो हो रही है इस ग्राफ में, आप लोग इसको देख सकते हैं इस चार्ट में। और ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग है, ये जो रैंकिंग हमें जारी होती है ये डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन के द्वारा जारी होती है और ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर में आता है। किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। वर्तमान में हमारे जो केंद्रीय वाणिज्य मंत्री हैं वो कौन है, यानी कॉमर्स और इंडस्ट्री जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो है पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे अमीर महिला कौन बन गई है? तो विश्व की सबसे अमीर महिला बन गई है मैकेंजी स्कॉट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट विश्व की सबसे अमीर महिला बन गई है। मैकेंजी स्कॉट कौन है? मैकेंजी स्कॉट अमेजोन के जो मालिक हैं और लेखक हैं, सीईओ जेफ बेजोस की एक्स वाइफ हैं। यानी अमेजन के जो सीईओ हैं जेफ बेजोस, उनकी एक्स वाइफ है मैकेंजी स्कॉट। वह अब दुनिया की सबसे धनी महिला बन गई है। ब्लूमबर्ग के बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार मैकेंजी स्कॉट की कुल संपत्ति $68 बिलियन है। कितनी है? $68 बिलियन है मैकेंजी स्कॉट की कुल संपत्ति। वह लॉरियल के उत्तराधिकारी फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स को पछाड़कर अब टॉप पर हैं। अभी तक जो टॉप पर थी वो थी लॉरियल के उत्तराधिकारी फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स। अब जो बन गई है वो बन गई है मैकेंजी स्कॉट। मैकेंजी स्कॉट फर्स्ट पे है और सेकंड पे है फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो विश्व बैंक, भारत सरकार और हिमाचल प्रदेश सरकार के बीच अभी 82 मिलियन यानी 82 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अभी क्यों किए गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश राज्य सड़क परिवर्तन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
और इस समझौते पर हस्ताक्षर भारत सरकार की तरफ से श्री खरे और विश्व बैंक की तरफ से कंट्री के डायरेक्टर, जिनका नाम है, जो इंडिया की तरफ से कंट्री के डायरेक्टर हैं, वो है श्री जुनैद कमाल अहमद। कौन है? श्री जुनैद कमाल अहमद। इन्होंने हस्ताक्षर किए हैं। जबकि परियोजना समझौते पर हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से सार्वजनिक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव श्री जगदीश चंद्र शर्मा ने हस्ताक्षर किए हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी और इसके प्रेसिडेंट है डेविड मलपास। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है? डेविड मलपास, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी, यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस समाप्त कर दिया है? तो अभी आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस समाप्त कर दिया है या रद्द कर दिया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 के तहत 28 जुलाई 2020 से आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक ABIP के बैंकिंग कामकाज पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके बाद ही अब ABIP का बैंकिंग दर्जा समाप्त हो गया है। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक के स्वैच्छिक तौर पर कारोबार समाप्त करने के आवेदन से बाद यह परिसमापन की दिशा में बढ़ेगा। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड की 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% हिस्सेदारी थी। कितनी थी? आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक में ग्रासिम इंडस्ट्री लिमिटेड की 51% यानी 51% और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की 49% 49% की हिस्सेदारी थी। आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक की स्थापना हुई थी 2016 में और इसका जो पेरेंट संगठन है यानी इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का, वो है आदित्य बिरला नुवो। क्या है? आदित्य बिरला नुवो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक का बैंकिंग लाइसेंस समाप्त कर दिया है। तो इसको याद रखिएगा कि आदित्य बिरला आइडिया पेमेंट्स बैंक का आरबीआई ने अभी बैंकिंग लाइसेंस समाप्त कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ओडीए ऋण दिया है? तो जापान ने भारत को कोविड-19 से निपटने के लिए 3,500 करोड़ यानी 3,500 करोड़ रुपए का ओडीए ऋण दिया है यानी ओडीए लोन दिया है। ओडीए क्या होता है? ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म है ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस। हिंदी में बोलेंगे आधिकारिक विकास सहायता दी है। जापान सरकार द्वारा भारत को 50 बिलियन जापानीज येन जो है 50 बिलियन है और इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो 3,500 करोड़ रुपए, लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि का ओडीए ऋण प्रदान किया गया है। जापान ने यह ऋण कोविड-19 संकट से निपटने के लिए कोविड-19 संकट आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता के लिए दिया है। इसके अलावा जापान ने भारत में सार्वजनिक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने के लिए चिकित्सा उपकरणों की पेशकश के लिए भी जापानीज येन यानी 1 बिलियन जापानीज येन, जो लगभग होगा 70 करोड़ रुपए के बराबर की राशि अनुदान के लिए नोटों का भी आदान प्रदान किया है। जापान की राजधानी है टोक्यो और जापान की करेंसी है येन। जापान की संसद को डाइट के नाम से भी जाना जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जापान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो डाइट के नाम से जाना जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अभी जापान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो जापान के प्रधानमंत्री जो अभी बने हैं उनका नाम है योशिहिदे सुगा। क्या नाम है? योशिहिदे सुगा अभी जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं। उन्होंने शिंजो आबे के इस्तीफा देने के बाद इस पद को ग्रहण किया है। शिंजो आबे ने हेल्थ इशू के कारण अपने जो पद से रिजाइन दे दिया था और अब नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिहिदे सुगा जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का संकुचन दर्ज किया गया है? तो वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में 23.9% का संकुचन दर्ज किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस द्वारा वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही
पहली तिमाही कब से कब तक होती है? अप्रैल से जून तक। तो पहली तिमाही के लिए जीडीपी के अनुमान जारी कर दिए हैं। जो ताजा की जारी अनुमान है, इनके अनुसार 2011-12 मूल्य पर जीडीपी का अनुमान 26.90 लाख करोड़ रुपए, जो कि 2019-20 के Q1 में मूल्य 35.35 लाख करोड़ रुपए था। इस प्रकार वर्ष 2021 की पहली तिमाही में जीडीपी 23.9% का संकुचन दिख रहा है, जबकि वर्ष 2019-20 की पहली तिमाही में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वर्ष 2019-20 की जो पहली तिमाही थी, यानी वर्ष 2019-20 के अप्रैल से जून की जो पहली तिमाही बोला जाता है, उसमें 5.2% की वृद्धि थी और अभी जो है 23.9% का संकुचन है, यानी इसमें वृद्धि नहीं है, इसमें कमी है 23.9% की 2021 में। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री हैं राव इंद्रजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस चैटबॉट लीगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वॉइस चैटबॉट लीगो अभी आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित वॉइस चैटबॉट लीगो लॉन्च किया है। इससे कंपनी के पॉलिसी धारक को आसान वॉइस कमांड द्वारा अपने प्रश्नों का उत्तर ले सकेंगे। यह ग्राहकों के लिए उपयोग में आसान और सुविधाजनक सर्विस टच पॉइंट प्रदान करता है। तो ये किस लिए लॉन्च किया गया है? ये गूगल असिस्टेंट पर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई संचालित वॉइस चैटबॉट है, जिसका नाम है लीगो। इससे कंपनी के जितने भी पॉलिसी धारक हैं, यानी पॉलिसी होल्डर्स जो भी हैं आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के, वो वॉइस कमांड के द्वारा अपने जो क्वेश्चन है उनका आंसर ले पाएंगे डायरेक्टली, और जो कस्टमर्स हैं वो उसको उपयोग में आसान, उनको इजी रहेगा और ये काफी सुविधाजनक रहेगा डायरेक्टली सर्विस टच पॉइंट से। आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी हैं एनएस कन्नन और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसकी स्थापना हुई थी सन 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड अभी लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बीओआई, यानी बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया ने अपने 115वें स्थापना दिवस, कौन सा स्थापना दिवस है बैंक ऑफ इंडिया का इस बार? 115वें स्थापना दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया के ज्यादा आय वाले अथवा औसतन 10 लाख रुपए और उससे अधिक का तिमाही औसत बैलेंस बनाए रखने वाले, या जिनकी ज्यादा आय है या फिर जिनका 10 लाख रुपए का औसत बैलेंस या अधिकतर उसका तिमाही औसत बैलेंस 10 लाख रुपए है, उन व्यक्तियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय संपर्क रहित डेबिट कार्ड जिसका नाम है सिग्नेचर वीजा डेबिट कार्ड, यह लॉन्च किया है। किन लोगों के लिए लॉन्च किया है? जिनका 10 लाख रुपए औसतन तिमाही मासिक बैलेंस है, उन लोगों के लिए, या उससे अधिक है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके एमडी और सीईओ हैं अतनु कुमार दास, और बैंक ऑफ इंडिया का टैगलाइन है रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग, और बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1906 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल कितने समय के लिए बढ़ा दिया गया है? तो सीबीडीटी के अध्यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी का कार्यकाल अभी 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 6 महीने। सीबीडीटी का फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, यानी सीबीडीटी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने प्रमोद चंद्र मोदी को 6 महीने की अवधि अथवा अगले आदेश तक के लिए पुनः केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का अध्यक्ष नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। सीबीडीटी की अध्यक्षता इसके अध्यक्ष द्वारा तैयार की जाती है। इसमें अधिकतम 6 सदस्य हो सकते हैं। यह आयकर विभाग के लिए नीति तैयार करता है। सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए यह नीतियां तैयार करता है। और सीबीडीटी की स्थापना हुई थी 1924 में और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी किस बैंक के द्वारा शुरू की गई है? तो होम उत्सव नामक एक वर्चुअली
संपत्ति प्रदर्शनी अभी जो शुरू की गई है वो आईसीआईसी बैंक के द्वारा शुरू की गई है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसी बैंक। आईसीआईसी बैंक द्वारा होम उत्सव नामक एक वर्चुअली संपत्ति प्रदर्शनी शुरू की गई है। प्रदर्शनी में पूरे देश के जाने माने डेवलपर्स द्वारा डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा। तो होम उत्सव जो प्रदर्शनी है इसमें क्या शो किया जाएगा, इसमें डिजिटल रूप से रियल एस्टेट परियोजनाओं का प्रदर्शन शो किया जाएगा। इस प्रदर्शनी को www.homeutsav.icici.com पर देखा जा सकता है। आईसीआईसी बैंक का हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। इसके एमडी और सीईओ हैं संदीप बख्शी और आईसीआईसी बैंक का टैगलाइन है हम है ना ख्याल आपका। इसके अलावा ऑप्शन में जो अदर बैंक है एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और यस बैंक, इनका एमडी और इनका टैगलाइन और इनका हेडक्वार्टर आप लोग हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ बने हैं मुरली रामकृष्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मुरली रामकृष्णन। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुरली रामकृष्णन को 1 अक्टूबर 2020 से 3 साल की अवधि के लिए साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। तो ये 1 अक्टूबर से इस पदभार को ग्रहण करेंगे 3 साल के लिए। मुरली रामकृष्णन साउथ इंडियन बैंक के नए एमडी और सीईओ। मुरली रामकृष्णन 30 मई 2020 को आईसीआईसी बैंक के रणनीति परियोजना समूह के वरिष्ठ महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे और उन्हें 1 जुलाई 2020 को दक्षिण भारतीय बैंक के सलाहकार के रूप में शामिल हुए थे। उन्होंने सिविल बोर्ड में बैंक का एशियाई प्रशांत के लिए वीजा के जोखिम सलाहकार बोर्ड का प्रतिनिधित्व किया था। साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर है त्रिशूर, केरल में। कहाँ है? त्रिशूर, केरल में साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर। और साउथ इंडियन बैंक का टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। क्या है? एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन है बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं आयुष्मान खुराना, बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। निजी क्षेत्र की जीवन बीमा कंपनी बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। आयुष्मान खुराना निजी जीवन बीमा कंपनी के आगामी अभियान स्मार्ट लिविंग का भी हिस्सा होंगे और अपने टर्म प्लान स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल, क्या नाम है? स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और नई डिजिटल सेवा स्मार्ट असिस्ट को सम्मिलित करता है। जो उसका नया टर्म प्लान है स्मार्ट प्रोटेक्ट गोल और जो नई डिजिटल सेवा को भी सम्मिलित करता है। बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ है तरुण चुग और इसका हेडक्वार्टर है पुणे में और बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस की स्थापना हुई थी 2001 में, सन 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजी यूपीआई डिजिटल क्रेडिट कार्ड सुविधा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो लेजी यूपीआई डिजिटल क्रेडिट कार्ड सुविधा लॉन्च की गई है लेजी पे के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लेजी पे। भारत के ऑनलाइन इंस्टेंट क्रेडिट ऐप लेजी पे ने लेजी यूपीआई नाम से एक डिजिटल क्रेडिट कार्ड सुविधा शुरू की है। लेजी यूपीआई ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट तक आसान पहुंच प्रदान करने में मदद करेगा। लेजी यूपीआई पहला डिजिटल क्रेडिट कार्ड है जो यूपीआई के साथ संयुक्त है। तो ये याद रखिएगा कि लेजी यूपीआई जो है वो पहला डिजिटल क्रेडिट कार्ड है जो यूपीआई के साथ संयुक्त है, यानी इसके साथ कंबाइंड है। लेजी यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट का उपयोग करने के लिए उपयोगकर्ता को अपने बैंक खाते को यूपीआई के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यानी इसको यूपीआई के साथ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है बैंक अकाउंट को। यदि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर स्टोर्स का उपयोगकर्ता का क्रेडिट इतिहास अच्छा है तो लेजी पे ऐप 1 लाख रुपए तक की क्रेडिट सीमा प्रदान करेगा। नेक्स्ट, इसको रिपीट करते हैं। यदि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्लेटफॉर्म पर जो स्टोर्स पर जो उपयोगकर्ता हैं, जो यूजर्स हैं, उनका अगर क्रेडिट इतिहास यानी उनकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अच्छी है तो लेजी पे ऐप
1 लाख रुपए तक की क्रेडिट की सीमा प्रदान करेगा अगर जो यूजर्स हैं उनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन होंगे? तो पंजाब और सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ होंगे एस कृष्णन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एस कृष्णन। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने एस कृष्णन को पंजाब और सिंध बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है। वह एस हरिशंकर की जगह लेंगे। अभी तक कौन थे पंजाब और सिंध बैंक के एमडी और सीईओ? वो थे एस हरिशंकर। अब उनकी जगह लेंगे एस कृष्णन। पंजाब और सिंध बैंक का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसका टैगलाइन है वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। क्या है? वेयर सर्विस इज ए वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबोबैंक की वैश्विक टॉप 20 सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? रबोबैंक की वैश्विक टॉप 20 सूची में प्रवेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन सी है? तो पहली भारतीय कंपनी है अमूल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमूल। अब रबोबैंक क्या है? तो रबोबैंक जो है, रबोबैंक एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। ये बैंकिंग कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है। इसका नाम है रबोबैंक। रबोबैंक एक डच मल्टीनेशनल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर भी है नीदरलैंड में और ये फूड और एग्रीकल्चर को फाइनेंस करता है। ये बैंक किसको करता है? फूड और एग्रीकल्चर फील्ड को फाइनेंस करता है रबोबैंक और इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। तो अमूल ऐसी पहली भारतीय कंपनी बन गई है जो टॉप 20 डेयरी ग्लोबल कंपनियों की लिस्ट में शामिल हुई है। पूरे वर्ल्ड में जो टॉप 20 डेयरी ग्लोबल कंपनियां हैं उनकी लिस्ट में शामिल हुई है भारत की कंपनी अमूल। अमूल ऐसा करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। टॉप 20 की लिस्ट में अमूल जो है 16वें नंबर पे है। यह लिस्ट रबोबैंक द्वारा जारी की गई है। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड GCMMF का सालाना टर्नओवर $550 करोड़ के बराबर है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के बाद भी हमारा देश भारत, इससे अब तक भी कोई भी कंपनी, भारत की डेयरी की कोई भी कंपनी इस लिस्ट में शामिल नहीं हुई थी। ये पहली बार है जब अमूल इस लिस्ट में शामिल हुई है और इस लिस्ट में टॉप पे है $2210 करोड़ के टर्नओवर के साथ स्विट्जरलैंड की कंपनी नेस्ले। कौन सी कंपनी टॉप पर है इसमें? इसमें है नेस्ले टॉप पर है जो स्विट्जरलैंड की कंपनी है। रबोबैंक की स्थापना हुई थी 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य ने इरडा से अपनी फसल बीमा फर्म बनाने की अनुमति प्राप्त की है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने इरडा से अपनी फसल बीमा फर्म बनाने की अनुमति प्राप्त की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। इरडा का फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इरडा एक रेगुलेटरी बॉडी है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इरडा से अपनी फसल बीमा फर्म आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी APGIC बनाने की अनुमति प्राप्त की है। तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने जो फसल बीमा फर्म बनाने की अनुमति प्राप्त की है उसका नाम है आंध्र प्रदेश जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी APGIC। बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे कुछ राज्यों में से आंध्र प्रदेश एक है जिन्होंने अपनी फसल बीमा योजनाओं को चुना है। इससे पहले बिहार और पश्चिम बंगाल ऐसे राज्य थे जिन्होंने अपनी फसल बीमा फर्म जो थी वो चुनी थी इरडा के थ्रू। APGIC राज्य की अपनी निःशुल्क फसल बीमा योजना चलाएगा। ₹1 के प्रीमियम का भुगतान करके किसानों को योजना के लिए 5 सितंबर तक नामांकन करना होगा। तो कितना प्रीमियम इसका पे करना होगा? ₹1 का। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। इरडा की बात करते हैं तो इरडा का फुल फॉर्म है, जैसा बताया है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इरडा के चेयरपर्सन है सुभाष चंद्र खुंटिया। कौन है? सुभाष चंद्र खुंटिया। और इरडा का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ये ध्यान रखिएगा कि इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ है। मोस्टली हेडक्वार्टर्स मुंबई और दिल्ली में होते हैं, तो इरडा का हेडक्वार्टर है हैदराबाद में। ये एग्जाम्स में काफी बार पूछा भी गया है कि इरडा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है।
और इरडा की स्थापना हुई थी 1999 में। कब हुई थी? 1999 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत कौन से स्थान पर है? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत है 48वें स्थान पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 48वें स्थान पर। भारत पहली बार वैश्विक नवाचार सूचकांक, जिसे बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 4 पायदान चढ़कर 48वें स्थान पर पहुंचकर शीर्ष 50 देशों के समूह में शामिल हो गया है। जो टॉप 50 कंट्रीज हैं उनके ग्रुप में शामिल हो गया है हमारा देश भारत। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 के 13वें संस्करण को विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल ने संयुक्त रूप से जारी किया है। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ये किसके द्वारा जारी की जाती है? तो ये जारी की जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO और कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट बिजनेस स्कूल ने ये संयुक्त रूप से ये जारी की जाती है इनके द्वारा। स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन और नीदरलैंड जो है इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर हैं और शीर्ष 5 स्थानों पर सबसे अधिक आय वाले देशों का ही प्रभुत्व है। यानी कि जो टॉप 5 में है वो जो सबसे अधिक आय वाली कंट्रीज है जो है स्विट्जरलैंड, स्वीडन, अमेरिका, ब्रिटेन, नीदरलैंड, वो ही इसमें शामिल है। लेकिन अब हमारा देश भारत भी इस 50 की जो कंट्रीज हैं 50 कंट्रीज की लिस्ट इसमें शामिल हो गया है और भारत की रैंक है इसमें 48, जो भारत के लिए काफी अच्छी खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिस ने प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलेडोस्कोप इनोवेशन में कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण की घोषणा की है? तो इन्फोसिस ने प्रोडक्ट डिजाइन फर्म कैलेडोस्कोप इनोवेशन में 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अधिग्रहण की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 42 मिलियन यानी 42 मिलियन। इन्फोसिस ने उत्पाद डिजाइन और डेवलपमेंट फर्म कैलेडोस्कोप इनोवेशन का 42 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक का अधिग्रहण करने की घोषणा की है। तो कैलेडोस्कोप इनोवेशन क्या है? ये एक डिजाइनिंग और डेवलपमेंट फर्म है। कैलेडोस्कोप एक यूएस आधारित फर्म है जो इन्फोसिस को डिजाइन और इंजीनियरिंग की व्यापक समझ के साथ एक विविध प्रतिभा वाले पूल में शामिल कर देगा। कैलेडोस्कोप इनोवेशन चिकित्सा, उपभोक्ता और औद्योगिक बाजार को स्मार्ट उत्पाद बनाने के लिए डिजाइन और विकास प्रदान करता है। इन्फोसिस के सीईओ हैं सलिल पारेख और इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु, कर्नाटक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत में व्यापार प्रतिनिधि, इंग्लिश में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, किसे नियुक्त किया है? ऑस्ट्रेलिया ने भारत में ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया है लीसा सिंह और मैथ्यू हैडन को। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बी और सी बोथ। दोनों कौन है? लीसा सिंह और मैथ्यू हैडन। ऑस्ट्रेलिया सरकार ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हैडन, जो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर है मैथ्यू हैडन, जो काफी फेमस थे, और भारतीय मूल की राजनेता लीसा सिंह को व्यापार प्रतिनिधि नियुक्त किया है। भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की विदेश और आर्थिक नीति के रिश्तों को आगे बढ़ाने में परिषद एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया भारत परिषद बोर्ड में 3 नई नियुक्तियों की घोषणा की गई है। अशोक जैकब को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और 3 नए बोर्ड सदस्यों में शामिल भी होंगे। मैथ्यू हैडन पूर्व इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 103 टेस्ट और 161 वनडे इंटरनेशनल मैच खेले हैं। उन्होंने 40 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। मैथ्यू हैडन ने। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VI किसका नया नाम है? VI ये काफी न्यूज में रहा है और ये काफी ट्रेंडिंग न्यूज है कि VI किसका नया नाम है। तो VI अभी वोडाफोन और आइडिया का नया नाम है, इनका एक कंबाइंड नेम है VI। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, A और B दोनों। ये एक्विजिशन और मर्जर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वोडाफोन आइडिया कंपनी ने अपना नाम बदलकर VI किए जाने की घोषणा की है।
जिसके बाद अब कंपनी के सभी उत्पादों का नया नाम और नया लोगो दिखाई देगा। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी का नाम ब्रांड में विलय के बाद दो ब्रांडों को बनाए रखने की लागत को कम करने के लिए कंपनी के प्रयासों के तहत बदला गया है। तो ये जो कंपनी का जो टोटल जो खर्च है उसको कम करने के लिए ये जो ब्रांड है इनको कंबाइन करके इन दोनों को में विलय कर दिया गया है, यानी वोडाफोन और आइडिया को। कंपनी ने नाम बदलने का फैसला ऐसे समय पर लिया जब जून 2020 के अंत में विलय के समय वोडाफोन आइडिया ने अपने ग्राहक बेस को 408 मिलियन से 280 मिलियन पर गिरते हुए देखा। यानी जो ग्राहक बेस था कंपनी का वो था 408 मिलियन, जो गिरकर 280 मिलियन हो गया था जून 2020 में। इसमें वोडाफोन ने प्रीमियम शहरी ब्रांड पर ध्यान दिया, जबकि आइडिया ग्रामीण प्रमुख ब्रांड रहा। विलय के बाद दोनों ब्रांडों की शहरी और ग्रामीण ग्राहक बेस सेवा में काफी गिरावट आई है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट एक्विजिशन मर्जर क्वेश्चन है कि वीआई किसका नया नाम है। तो वीआई अभी वोडाफोन और आइडिया का नया नाम है, कंबाइंड नाम है वीआई। और अभी जो लोगो जो दिखेंगे अब हमें नए एडवर्टाइजमेंट के लिए वो दिखेंगे वीआई के नाम से। तो आज के इस वीडियो को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोग हमसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में।